गुड इवनिंग स्टूडेंट। सर्जन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स की बात की थी और उसमें कुछ अवधारणाओं के कुछ की पॉइंट्स हमने प्रिपेयर किए थे। आज हम एक बात करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट पर, और उसमें से हर एक पेपर में क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। वो आपका चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका, उस पे बात करते हैं। उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पे कुछ चर्चा करते हैं। ये आपका चैप्टर है बेटा, अशुद्धि सुधार। इस सुधार को हम बोलते हैं संशोधन, है ना। इसको हम बोलते हैं शोधन भी बोलते हैं पेपर में, है ना। इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर जो होता है वो बड़ा फंडामेंटल चैप्टर होता है, और इस चैप्टर को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जर्नल और सहायक बही, प्राइमरी बुक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब क्वेश्चन मेकिंग आती है ना, वो इस तरीके की होती है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है और ये समझता है कि ये चैप्टर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट का रोल है। ऐसा नहीं होता बेटा, ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ बातें करना चाहूंगा, और उनको समझने के लिए आपको इसकी एक बेस थियरी को जो प्रिपेयर करना चाहिए उसका तरीका बताता हूं आपको। देखो बेटा, ये चैप्टर में सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब हम लेखांकन की प्रक्रिया में जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस वहां तक पहुंचते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हमारे से अनजाने में गलतियां हो जाती है, भूलवश गलतियां हो जाती है, लापरवाही से गलतियां हो जाती है। वो अनइंटेंशनल होती है, उसके पीछे कोई मंशा नहीं होती। लेकिन अब जब उनको सुधारेंगे तो उसका सुधारने का जो लेखा होता है उसको हम बोलते हैं अशुद्धि सुधार का लेखा। ये अशुद्धि सुधार का लेखा, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका लेखा कहां किया जाना चाहिए। तो उसका जवाब है मुख्य जर्नल, जर्नल प्रॉपर, रोजनामचा में इसका लेखा किया जाता है। दूसरी बात यह है, अशुद्धियों का जो ये वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा है, इससे आपको कई क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे। देखो, मैंने अशुद्धियों का वर्गीकरण मूलतः दो तरीके में किया है, सैद्धांतिक और लिपिकीय अशुद्धि। देखो, लेखांकन के हिसाब से अशुद्धि चार होती है, सैद्धांतिक, भूल, हिसाब और क्षतिपूरक। पर इस डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, देखें। लिपिकीय अशुद्धि तीन तरह की होती है, भूल, हिसाब और क्षतिपूरक। तो क्वेश्चन अगर आए कि ऐसी कौन सी अशुद्धि है जो लिपिकीय नहीं है, तो वो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि लिपिकीय अशुद्धियां कौन कौन सी है, तो आंसर में ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबाव होता है, ये ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि जो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ये कौन सी अशुद्धि को ढूंढने के लिए होता है, तो उसका जवाब होता है लिपिकीय अशुद्धि। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती, मतलब वो अशुद्धि अगर हो भी जाए तो भी तलपट का मिलान हो जाएगा। तो एक सैद्धांतिक और एक क्षतिपूरक अशुद्धि, ये दो अशुद्धि अगर हो भी जाएगी तो भी तलपट का मिलान हो जाएगा। फिर बात ये आती है कि तलपट कौन सी अशुद्धि को ढूंढने के लिए बनाते हैं, लिपिकीय। कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती, सैद्धांतिक और क्षतिपूरक। साधारणतया हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है, साधारणतया। अब ट्रिक क्या है, अकाउंटिंग में तीन तरह के खाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक, ये तीन खाते हैं। अब बात करूं अगर ये तीन खातों की, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
तीन खाते पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मूल बात करूं तो पर्सनल में व्यक्ति आते हैं, रियल में फिक्स एसेट आती है, और नॉमिनल में खर्च और आय आते हैं। ये तीन खाते हैं, तीन प्रकृति, तीन परिवार हैं। अब की पॉइंट क्या है वो समझो। अगर एक प्रकृति से, अगर एक प्रकृति के अंदर अंदर गलती की जाए, इस पॉइंट का मतलब समझे। अगर गलती पर्सनल की पर्सनल में की, रियल की रियल में की, नॉमिनल की नॉमिनल में की, मतलब राम की जगह श्याम को डेबिट किया, श्याम की जगह घनश्याम को डेबिट किया, तो ये तो एक ही प्रकृति है ना खाते की। पर्सनल के अंदर अंदर गलती, ये हिसाब की गलती होती है। रियल, मशीन की जगह बिल्डिंग, बिल्डिंग की जगह फर्नीचर, ये एक ही परिवार है, ये गलती करोगे हिसाब की गलती। रेंट की जगह सैलरी करोगे, सैलरी की जगह वेजेज करोगे, ये सब हिसाब की गलती, क्योंकि एक ही प्रकृति के अंदर अंदर है। पर अगर आपने एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति में जाके गलती की, तो ये गलती होती है सैद्धांतिक। जैसे डेबिट करना था रेंट को और आपने राम को डेबिट किया, तो रेंट नॉमिनल है, वो पर्सनल है, तो एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति हो गई। अब बोलते हैं मशीन की स्थापना के लिए मजदूरी चुकाई, डेबिट करना था मशीन को, कर दिया मजदूरी को, तो एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति, गलती सैद्धांतिक। ये उसका की पॉइंट होता है पकड़ने का बेटा, ये ध्यान रखना है ना। आगे की बात करता हूं। ये फॉर्मेट जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट का की बेसिक फॉर्मेट बनाया है कि ओपनिंग इधर क्लोजिंग, इधर परचेज, इधर, अरे परचेज रिटर्न आप इधर लेस करते हो, वो एक्चुअली क्रेडिट का आइटम होता है। सेल्स इधर सेल्स रिटर्न, मतलब ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट, ये वाला एक्सपेंस, ये वाला इनकम का साइड। सर आपने ऐसा क्यों किया है, मैं बता देता हूं आपको। इसलिए किया है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपने क्रय का लेखा विक्रय के रूप में दर्ज कर दिया, तो क्रय डेबिट का आइटम है ना, इधर आ गए क्रेडिट साइड पर। तो अगर अकाउंट में डेबिट का आइटम क्रेडिट की तरफ ले जाते हो या क्रेडिट का डेबिट की तरफ ले जाते हो, तो उसका प्रभाव दोहरा पड़ता है। क्रय का लेखा विक्रय के रूप में किया, मान लो क्रय 5,000 का था और आपने उसको विक्रय के रूप में दर्ज किया, तो 5 और 5 10, ये पक्ष कौन सा है, आय। आय का पक्ष ज्यादा हुआ, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि विक्रय कम लिखा, अरे तो विक्रय किधर का आइटम है, इनकम, इनकम कम लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया। कभी बोलेगा क्रय बही का योग कम लगाया, तो भाई क्रय किधर का आइटम है, खर्चे का, खर्चा कम दिखाओगे तो लाभ ज्यादा हो जाएगा। मतलब इनकम साइड को ज्यादा दिखाओगे प्रॉफिट ज्यादा, इनकम कम प्रॉफिट कम। खर्चे में उल्टा, खर्चा ज्यादा दिखाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चा कम दिखाओगे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अच्छा सर, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कभी भी कोई आइटम का क्वेश्चन आए, ये याद रखना फॉर्मेट। अगर वो बोले ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया, ओपनिंग स्टॉक खर्चा, खर्चा कम दिखाया तो लाभ ज्यादा हो गया। कभी बोले कि परचेज रिटर्न ज्यादा दिखाया, इनकम का आइटम इनकम ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, ये ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर बात करते हैं सिद्धांत की अशुद्धि के लिए मैंने कुछ की पॉइंट बताए हैं, उनको ध्यान रखना। पहली बात तो आपने सीखा है अभी, सिद्धांत की अशुद्धि कभी तलपट को प्रभावित नहीं करती, मतलब इसमें उचंती खाता नहीं खुलता। एक प्रकृति से दूसरी प्रकृति में जाओगे, गलती कौन सी, सैद्धांतिक। पूंजीगत व्यय को आयगत माना या आयगत व्यय को पूंजीगत माना, कौन सी गलती, सैद्धांतिक। माल का लेखा संपत्ति के रूप में किया या संपत्ति का लेखा माल के रूप में किया। कभी क्वेश्चन आता है फर्नीचर खरीदा, लेखा क्रय बही में कर लिया, वो संपत्ति का लेखा माल में करोगे, कौन सी गलती होगी, यस वो सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। और
दोहरा लेखा नियमों की कभी अवहेलना की, सिद्धांतों की अवहेलना की और आधारभूत मूल्यों की अवहेलना की। ये सीधे की पॉइंट मिलते हैं, वो सब सिद्धांतिक अशुद्धि की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी अशुद्धि जिसको हम बोलते हैं भूल की अशुद्धि, इसको लोप भी बोलते हैं, हाँ ओमिशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है सुन लो। पूर्ण भूल का मतलब होता है लेखांकन में जब किसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने की जगह प्राइमरी बुक होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। अगर वहां किसी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल में या सहायक बही में दर्ज ही नहीं किया, वो पूर्ण भूल होती है। याद रखना बेटा, दर्ज ही नहीं किया। देखो भूल और हिसाब में एक फर्क होता है। भूल का मतलब करना भूल गए, हिसाब का मतलब किया तो है पर गलत किया है। जैसे 5,000 का माल राम को बेचा, तो भाई क्या होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने लेखा दर्ज नहीं किया, एंट्री ही नहीं की, ये पूर्ण भूल है। 500 रुपए से एंट्री कर देते ना, ये भूल नहीं, ये हिसाब है बेटा, है ना। तो या तो आप माल बेचने का लेखा जर्नल एंट्री में करो या विक्रय बही में करो। अगर आप वो लेखा करना ही भूल जाएंगे, वो पूर्ण भूल होगी बेटा। किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते सब्सिडरी बुक या जर्नल में, वो पूर्ण भूल है। मतलब ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो वो तलपट को कभी प्रभावित नहीं करेगा बेटा, ये ध्यान रखना। अब आता है कि सब आंशिक भूल। ये आंशिक भूल में क्या होगा बेटा, आंशिक भूल में क्या हुआ कि अगर आपने लेखा कर लिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इससे आपके दो खाते खुलेंगे, राम का खाता, सेल्स का खाता। एक खतौनी राम में होगी, एक सेल्स में होगी। अगर आप किसी एक खाते में खतौनी नहीं करते तो वो आंशिक भूल है। मतलब एक खाते में कर दी, एक में नहीं की, ये गलती एक पक्षीय है, ये वन साइडेड है। क्योंकि एक जगह फर्क आएगा, इसलिए वहां सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। मैंने समझाया भी है, खाता बही में संबंधित दोनों खातों में खतौनी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर एक खाते में कर दें और दूसरे में ना करें तो ये आंशिक भूल है, ये एक पक्षीय है, तलपट का मिलान नहीं होगा, उचंती खाता खोलना पड़ेगा। अच्छा, हिसाब की शुद्धि के 5 नाम है। हिसाब, गणितीय, लेख, त्रुटिपूर्ण, विभ्रमात्मक। ये जो है ना, ये भी बड़ा एग्जाम का फैंसी पॉइंट क्वेश्चन होता है। हिसाब की शुद्धि के बारे में क्या कहूं, अगर प्राथमिक पुस्तक में लेखा ही नहीं करोगे तो ये पूर्ण भूल है, और लेखा तो किया पर गलत किया, वो हिसाब है बेटा। किसी का गणित के अंकों की गलती कर रहे हो, किसी का योग कम लगा रहे हो ज्यादा लगा रहे हो, किसी खाते का शेष गलत निकाल रहे हो, कम लगा रहे हो ज्यादा लगा रहे हो, एक पेज का टोटल दूसरे पेज पर गलत ले जा रहे हो, ये सब गणित की गलतियां हैं बेटा, ये सब हिसाब की गलतियां हैं बेटा। खतौनी करते समय गलत खाते में करोगे, गलत पक्ष पे करोगे, ये सब हिसाब की गलती है बेटा। अगर खतौनी की, केवल सिंपल सा क्वेश्चन आता है खतौनी की अशुद्धियां कौन सी है, तो वो हिसाब की ही होती है बेटा। ये क्षतिपूरक एक समय पर दो अशुद्धियां इस प्रकार हुई कि एक अशुद्धि ने दूसरी अशुद्धि का प्रभाव समाप्त कर दिया, तो उस अशुद्धि को हम बोलते हैं क्षतिपूरक। वो तलपट को प्रभावित कभी भी नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि हाँ, एक का प्रभाव दूसरे ने समाप्त कर दिया। अब देखो, एक लाइन मैंने लिखी है कि अगर लेखांकन में जनरली क्या होता है, अगर कोई खाता, बहुत सिंपल सा रूल है, अगर किसी खाते को डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दो, डेबिट कम किया है तो डेबिट और कर दो, डेबिट ज्यादा कर दिया तो फिर उसको, उस खाते को
उतनी राशि से क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। ये सबसे फंडामेंटल रूल होता है और इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो सर ये जो आपने बातें बताई, इससे इसके वजूद पे क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करूंगा मैं, पहले सुन लो। उचंती खाता ये 3 पोजीशन में ही खुल सकता है। या तो आंशिक भूल हो गई, मतलब किसी एक खाते में खतौनी नहीं की, या किसी एक खाते में गलत राशि से खतौनी की, या किसी खाते के गलत पक्ष पे खतौनी कर दी। बस सस्पेंस यही होता है केवल, मतलब सस्पेंस के लिए जरूरी है एक खाते में गलती हो, या तो किसी एक खाते में खतौनी मत करो, या किसी एक खाते में गलत राशि से कर लो, या किसी एक खाते के गलत पक्ष पे कर दो। बस सस्पेंस केवल वही होता है। लेकिन स्टूडेंट जो होता है ना, वो ऐसा कभी सोचता ही नहीं है, वो सोचता कुछ अलग ही है और जवाब भी वो कुछ अलग ही देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 क्वेश्चंस की बात करता हूं। आप देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, राम को 1000 रुपए का माल बेचा। देखो यहां से क्वेश्चन बना के एक जगह पे बताऊं आपको, राम को 1000 का माल बेचा, बिल्कुल सही है साहब। अब आप इसका लेखा क्या करोगे, आप एंट्री यही तो करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 1000। या फिर आप इसको कहां दर्ज करोगे, विक्रय बही में। तो मेरा सिंपल सा जवाब है, अगर आप इसकी एंट्री नहीं करोगे ये पूर्ण भूल है, अगर आप उसको विक्रय बही में दर्ज नहीं करोगे ये पूर्ण भूल है, और अगर आपको कहा जाए कि इसकी एंट्री करो तो एंट्री क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि राम को माल बेचा 1000 से, लेखा 100 रुपए से किया, अरे तो कहां आएगा सस्पेंस यहां पर, दोनों खातों में देखो ना आप, लेखा ही 100 रुपए से किया है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर 900 रुपए से और लेखा करना पड़ेगा। कर दो, 900 रुपए से और एंट्री कर दो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हो गया पूरा। अगर वो कहता नहीं सर लेखा हमने जो है 10,000 से कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, 9,000 से लेखा ज्यादा हो गया, इसको रिवर्स करके कैंसिल कर दो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। कहां आया सस्पेंस, सस्पेंस तो आ ही नहीं सकता। सस्पेंस कब आता है बेटा, वो समझो आप, अगर एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स है तो दो खाते हैं राम और सेल्स, खतौनी दोनों खातों में होनी चाहिए, 1000 रुपए से होनी चाहिए। अब मैं ये बोलता हूं कि राम के खाते में 100 रुपए से खतौनी कर दी, इसका मतलब सेल्स में गलती नहीं है। राम में 100 रुपए से की, कितने से करनी थी, 1000 से, तो राम को और 900 रुपए से डेबिट कर दो, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो गया। सीधी सी तो बात है, किसी एक खाते में गलती होती है ना बेटा, सस्पेंस तब आता है। दोनों खातों में गलतियां हो सस्पेंस नहीं आता बेटा, ये ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि विक्रय के खाते में 100 रुपए से खतौनी की, तो राम में गलती नहीं है ना, विक्रय क्रेडिट होना चाहिए था 1000 से, 100 से हुआ है, तो 900 से टू सेल्स और कर दो, डेबिट क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। याद आ गया वो नियम। आंशिक भूल में सस्पेंस खुलेगा, किसी एक खाते में गलत राशि लिखोगे तो सस्पेंस खुलेगा, और अगर किसी खाते को डेबिट की जगह क्रेडिट करोगे या क्रेडिट की जगह डेबिट करोगे तो खुलेगा और प्रभाव दोहरा पड़ेगा। कैसे बताऊं, राम को माल बेचा 1000 का, अब मैं बोलता हूं राम को गलती से 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया, अरे भाई राम तो डेबिट होना था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो प्रभाव दोहरा पड़ेगा। राशि अलग अलग हो तो जोड़ देना, 1000 और 100 1100। अब एंट्री बनेगी राम टू सस्पेंस। हाँ, ये कारीगरी सीख लो बेटा, आपको कभी क्वेश्चन में कभी भी आपसे गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ तो तब होगी ना बेटा जब आप उस बात को समझ पाओ। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, देखो मैंने क्वेश्चन कहा कि मशीनरी खरीदी,
तो आपको पता है मशीनरी खरीदोगे तो एंट्री मशीनरी टू कैश होगा, मान लो 1000 रुपए की। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि हमने मशीन की जगह फर्नी मशीन की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। कोई बात नहीं, राशि की तो कोई गलती है ही नहीं, इसकी जगह नाम क्या आ गया, परचेज आ गया। तो भाई सस्पेंस तो खुल ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जगह नाम क्या लिख दिया, परचेज, पर राशि तो समान ही है ना। सस्पेंस कैसे आएगा, सस्पेंस कब आएगा, जब किसी खाते में खतौनी नहीं करोगे, या गलत राशि से करोगे, या गलत पक्ष पे करोगे, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो अब आप क्या बोलोगे, अच्छा इसकी जगह ये कर दिया, इसमें तो गलती है ही नहीं, सुधार लो, मशीन डेबिट होना चाहिए, इसको कैंसिल कर दो, मशीन टू परचेज, बस आपकी एंट्री हो गई। आपको इस झंझट से मुक्ति लेनी पड़ेगी कि सस्पेंस अकाउंट कहां आता है कहां नहीं आता। जबरदस्ती सस्पेंस लाने की क्या जल्दी है आपको, ऐसी कभी मत करना। मतलब जैसे आपको एक क्वेश्चन फिर बोलूं मैं कि 5000 रुपए का 5000 रुपए का वेतन चुकाया, बिल्कुल सही है, ये लो एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपए। अब अगल अगला बोलता है लेखा 500 रुपए से हुआ, लेखा मतलब एंट्री 500 से हुई, खतौनी की तो बात ही नहीं हो रही। अच्छा एंट्री 500 से हुई तो 4500 रुपए से और एंट्री कर दो, सेम एंट्री, सैलरी टू कैश, हो गया सुधार। हाँ अगर वो ये कहता है कि सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग 500 से की, किसी एक खाते में गलत राशि आई, सस्पेंस आ गया। आप बोलोगे नहीं सर कैश में गलती तो है नहीं, सैलरी 500 से की 4500 से और सैलरी अकाउंट डेबिट करो, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी को और कर दो, और आ गया टू सस्पेंस। बस इतनी सी कारीगरी है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है, और बाकी जो आप करते हो ना वो सब आपके मन के भ्रम है और कुछ नहीं है। ओके सर। सर ऐसे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में लाए जाते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि मोहन को माल बेचा, ठीक है, मोहन को माल बेचा, ये लो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके 1000 रुपए का। अब वो कह रहा है साहब मोहन की जगह हमने माया को डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं, मोहन की जगह माया कर दिया, राशि में तो गलती है ही नहीं ना, सस्पेंस तो आ ही नहीं सकता। तो आप क्या बोलोगे, ये दो खाते गलत कौन सा है, माया, क्रेडिट कर दो, एंट्री बन गई मोहन टू माया। अरे भाई हर जगह सस्पेंस थोड़ी आता है, सस्पेंस कहां आएगा, 3 जगह, किसी एक खाते में खतौनी नहीं की, गलत राशि से की, गलत पक्ष पे की, तीनों पॉइंट करके बताऊं आपको, ये लो तीनों पॉइंट आपको करके बताता हूं। अच्छा बताओ, मोहन को माल बेचा, अब मैं बोलता हूं मोहन के खाते में 100 रुपए से खतौनी की, तो आप बोलोगे मोहन में गलती है और 900 रुपए डेबिट करो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये लो पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मोहन के खाते में खतौनी नहीं की, अब कर लो मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मोहन के खाते को 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया, डेबिट का क्रेडिट करोगे प्रभाव दोहरा पड़ेगा, अब मोहन को 1100 से डेबिट करना पड़ेगा, टू सस्पेंस होगा। बस ये कारीगरी सीख जाओ बेटा, आपका शुद्धि सुधार कभी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल चलो, जल्दबाजी मत करो, हमेशा जान के चलो, बही क्या होती है, जर्नल होती है, बही में लेखा अगर गलत करते हो सस्पेंस नहीं आता, खाते में गलती होती है, खतौनी नहीं की, गलत राशि से की, गलत पक्ष पे की, बस सस्पेंस केवल यही होता है। ये मेरा की पॉइंट याद रखना, रेक्टिफिकेशन का, आपको बहुत मदद मिलेगी और आपका क्वेश्चन अपने आप सही होगा बेटा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को समझें, एनालाइज करें, ऑप्शंस को देखें, उसके बाद ही अपने जवाब को तैयार करें, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है बेटा। मैं पार्ट को छोटे छोटे मैनर में डिलीवर कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आपका समय बचे और आपका क्वेश्चन सही हो।
थैंक यू सो मच।